जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है बच्चों आपके? बेटा, फ़र्स्ट लेक्चर है आपका। ठीक है। और बिल्कुल मिड से स्टार्ट किया। मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना आता है कितना नहीं आता, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा अपने हिसाब से आपको सब करवाने की। अब जो टॉपिक आपकी तरफ से मुझे पता लगा है वो है जी साइक्लिक एंड फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक है। तो ये आर्टिकल्स के नेम थे आपके, लेकिन इस आर्टिकल को करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स समझाऊंगा जिनको आप लोगों ने गौर से समझना है। देखिए बेटा, पीछे जो प्रोसेस आप लोग कर चुके हैं उनमें आप लोगों ने एक प्रोसेस स्टडी किया जिसका नाम था आइसोकोरिक। ठीक। अब आइसोकोरिक का मीन क्या है? ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम में किसी भी तरह वॉल्यूम जो है वो चेंज ना हो रहा हो। इट्स मीन डैट कि वॉल्यूम उस सिस्टम का क्या रह रहा हो, कांस्टेंट। उस सिस्टम को हम कहते हैं आइसोकोरिक सिस्टम। ठीक है। या उस प्रोसेस को कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। मैं फिर बेटा रिपीट कर दूं, वैसे तो फैक्टर्स आपको सब पता है, प्रेशर होता है, वॉल्यूम होते हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स, ये सब चीज़ें गैस के साथ मुंसलिक होती हैं। लेकिन हम अब स्पेशलाइज्ड करने लगे हैं किसी टर्म को। हम क्या करने लगे हैं कि वॉल्यूम नहीं उसका चेंज होगा, वॉल्यूम क्या रहेगा उसका कांस्टेंट रहेगा। ऐसा प्रोसेस जो है वो क्या कहलाएगा? आइसोकोरिक। तो ये तो थी इसकी थ्योरी। इसकी डायग्राम की तरफ चलते हैं। देखिए बेटा, एक गैस थी इनक्लोज्ड एक सिलेंडर में। ठीक है। गैस पड़ी हुई थी, लेकिन आपने जो उसका पिस्टन था बिल्कुल अपनी जगह पे फिक्स रखा हुआ है, मूवेबल पिस्टन है उसका। आपने उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ करे, आपने अपनी कंडीशन अप्लाई करनी है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, लेकिन बाकी फैक्टर्स जो हैं वो तो वेरी कर सकते हैं, लाइक प्रेशर वेरी कर सकता है। तो अब जब उस गैस को आपने उस कंटेनर पे रखा हुआ था, उस वक्त उसका प्रेशर था पी ए। क्या वो पॉइंट ए पे पी ए प्रेशर था, लेट्स सपोज। अभी डायग्राम की तरफ ना देखें। विद द पैसेज ऑफ टाइम वक्त गुजरता गया अगेन आपने उस कंटेनर का जब प्रेशर मेजर किया तो आपने देखा कि अगेन उसका प्रेशर क्या हो गया? पी बी। मीन प्रेशर में कमी आ गई है। अब ये कमी क्यों आई, इसकी थ्योरेटिकल बेस में आपको बता देता हूँ। गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो रैंडम मोशन में होते हैं, दीवार के साथ टकरा रहे होते हैं, हर चीज़ के साथ टकरा रहे होते हैं। इस अपने आपस में मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे के साथ टकरा रहे होते हैं। वैसे तो ये कोर्स में इसके स्टार्ट पे बताना चाहिए था। इस कोलिजन के दरमियान में ये मॉलिक्यूल्स अपनी जो एनर्जी है वो लूज़ करते हैं। जब ये एनर्जी लूज़ करते हैं, जैसे ही उनमें एनर्जी की कमी आई, तो उनका जो प्रेशर एक्सर्ट करने की एबिलिटी है उसमें भी क्या आ रही है? कमी आ रही है। इसका सबसे जनरल मिसाल आप ये लें कि एक इंसान जो है उसको आपने किसी कमरे में बंद कर दिया। जब वो अभी स्टार्टली आपने बंद ही किया ना, बहुत ज़ोर लगाएगा दरवाज़ा खोलने का, इधर उधर जंप्स वगैरह करने का, लेकिन जैसे वक्त गुजरता जाएगा उसकी एनर्जी में कमी आती जाएगी, वो बेचारा आप दरवाजे पे प्रेशर भी नहीं लगा पाएगा। तो ये जनरल सी मिसाल थी। यही गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ किया आपने, कांस्टेंट वॉल्यूम कर दिया था, और बाकी मॉलिक्यूल्स जो थे वो वाल्स वगैरह के साथ टकराते रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी में कमी आई है। इनकी एनर्जी में कमी आने की वजह से जो प्रेशर उसके उनके पास स्टार्ट पे था वो प्रेशर रिड्यूस होता गया। अब देखें बेटा इस डायग्राम पे, लेट्स सपोज के पॉइंट ए पे थे। जब इनिशियल स्टेट थी, पॉइंट ए क्या थी उसकी? इनिशियल स्टेट उस गैस मॉलिक्यूल्स की। इनिशियल स्टेट पे उसका जो प्रेशर था वो था पी ए। वक्त गुजरता गया, प्रेशर में कमी आती गई, वो किसी पॉइंट बी, किसी और स्टेज पे पहुंच गए हैं। इनिशियल के बाद कोई फाइनल स्टेट है आइसो। तो यहाँ पे जो प्रेशर हुआ है वो हो गया पी बी। अब देखें बेटा, ये वाली साइड जो है इस कोऑर्डिनेट एक्सिस की वो प्रेशर को बता रही, और ये वाली साइड किसको बता रही है? वॉल्यूम। अब जब आपने यहाँ पे लाइंस ड्रॉ की हैं पॉइंट ए से, और ये जाके वाई एक्सिस की लाइन पे कट आउट किया, वहाँ पे पॉइंट पी ए बना, कमी आई और ये हो गया पी बी। इसका मतलब है चेंज इन प्रेशर आया है। कितना चेंज इन प्रेशर आया है? पी ए माइनस, ठीक है, पी बी माइनस पी ए कर लें, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये चेंज बता देगा हमें कि इतनी चेंज आई है इसके प्रेशर में। अब काम हमारा जो है वो ये तो नहीं है चेंज फाइंड करना, हमने तो ये देखना है क्या वॉल्यूम कांस्टेंट रहा कि नहीं रहा। आप देखें कि क्या यहाँ से वॉल्यूम कहीं भी शिफ्ट आउट किया? वॉल्यूम की जो लाइन थी ए पॉइंट पे भी यहाँ पे है वी ए, और बी पॉइंट पे भी वॉल्यूम की लाइन कहाँ पे है? वहीं पे है। इसका मतलब है ये ग्राफ हमें बताता है कि इस स्टेज में जो वॉल्यूम है उस गैस का वो चेंज आउट नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ये ग्राफ बिल्कुल आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए ही है। जो ग्राफ में हमें बताया गया है वॉल्यूम कांस्टेंट, और बाकी फैक्टर्स वेरी कर सकते हैं। ये था बेटा आइसोकोरिक प्रोसेस। ये तो मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया आइसोकोरिक के बारे में। इसी तरह नेक्स्ट आपका जो था वो था आइसोबैरिक। अब आइसोबैरिक जो प्रोसेस है वो आइसोकोरिक के बिल्कुल इन्वर्स है।
आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, वहाँ पे हमने वॉल्यूम कांस्टेंट किया था, यहाँ पे आप लोगों ने कहना है प्रेशर जो है गैस का वो क्या है, कांस्टेंट है, उसी पिस्टन के अंदर वो गैस बंद है। बाकी तमाम फैक्टर्स जो हैं वो वेरी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहे उसको हम कहते हैं आइसोबैरिक। अब इसको हम वही जिस तरह हमने ग्राफिकली उसको समझा, ग्राफिकली इसको समझने की कोशिश करेंगे, देखते हैं। चलें, अब जो बी स्टेज थी, आगे ये वाला प्रोसेस हो चुका, इस प्रोसेस के बाद बी स्टेज पे आ गए हैं। इस स्टेज से भी हमने स्टडी स्टार्ट किया। जब बी स्टेज पे वो पहुंचा है ना, तो वहाँ पे अब हमने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। पहले कंडीशन पे हमने वॉल्यूम कांस्टेंट किया था, अब हमने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया। जो मर्ज़ी कर लें, प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। जब प्रेशर चेंज नहीं हो रहा तो बेटा उसका जो वॉल्यूम है वो तो चेंज होगा ना, ठीक है। अब वॉल्यूम कैसे चेंज होगा, प्रेशर आपने बिल्कुल कांस्टेंट रख दिया, पिस्टन था, ये फ़र्ज़ करें पिस्टन है, इसके ऊपर ये उसका मूवेबल पिस्टन का लोड है, बस यही था। अंदर से गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, अब उनको आपने बाहर से हीट देना स्टार्ट कर दी। जैसे ही आपने हीट देना स्टार्ट किया, आप देखेंगे कि ये जो पिस्टन है ये अपवर्ड मूव करना स्टार्ट हो गया। इसका वॉल्यूम जो है वो क्या होना शुरू हो गया, इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। इसकी फिर वही थ्योरी है कि मॉलिक्यूल ऑफ गैस जो है ये कोलिजन करेंगे, हाई स्पीड से मूव करेंगे। जितनी ज़्यादा इनकी स्पीड होगी उतनी ज़्यादा इनकी काइनेटिक एनर्जी होगी, जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा कोलिजन की वजह से वो आपका जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज़ कर रही हैं। अच्छा, अब ये तो थी इसकी वॉल्यूम के बारे में। इसका जो ग्राफ है वो देखिए बेटा, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ कि जब आपने ए पॉइंट को उसके एक्स एक्स के साथ मिलाया, वहाँ पे जो वॉल्यूम आया उसका आया वी बी। वो कहीं इनिशियल स्टेज अपनी छोड़ के इस ग्राफ के हिसाब से किसी और स्टेज पे पहुंच गया, उसको आपने कह दिया सी पॉइंट का, और जब उसको उस लाइन से मिला के देखा तो वो आ गया जी वी सी। इसका मतलब है कि जो प्रेशर दो अलग अलग पॉइंट्स पे आया, कहीं पहले प्रेशर कहीं यहाँ पे था, वॉल्यूम अलग अलग पॉइंट्स पे आया, तो पहले वॉल्यूम कहीं यहाँ पे था, अब वॉल्यूम कहीं यहाँ पे है। दो अलग अलग पॉइंट्स का वॉल्यूम, इसका मतलब है वॉल्यूम में चेंज आ रही है। बट हमने जो कंडीशन देखनी है वो क्या है, क्या उस गैस के प्रेशर में किसी तरह की चेंज आई। देखें, एक स्ट्रेट लाइन, ए पॉइंट के हिसाब से आपने प्रेशर देखा, यहाँ पे आया, बी पॉइंट के हिसाब से सॉरी, सी पॉइंट के हिसाब से आपने प्रेशर देखा, फिर वो यहीं पे आया। प्रेशर जो है एक ही पॉइंट पे हमें मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो प्रेशर है, वो चेंज इन प्रेशर वो बिल्कुल ज़ीरो है। और इस ये साबित करता है प्रेशर उस गैस का हमने क्या रखा, कांस्टेंट रखा। इसको कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस, जिसमें गैस का जो प्रेशर है वो चेंज नहीं हो रहा बल्कि कांस्टेंट प्रेशर के साथ गैस को स्टडी किया जा रहा है। ये अच्छा, ये थे तीसरा प्रोसेस बेटा, बड़ा आसान था, आइसोथर्म। आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा, ठीक है, इसको समझाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। आइसोथर्म का मतलब ही ये है, ठीक है, कि अब हमने जो है गैस को एक हीट, पहले एक स्पेशल टेम्परेचर दे देना है। स्पेशल टेम्परेचर पे उस गैस की स्टडी करनी है, फिर टेम्परेचर चेंज करके उस गैस की स्टडी करनी है। तो उसके हिसाब से इसकी दोनों चीज़ें ही कांस्टेंट नहीं रहेंगी, ना ही इसका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ना ही इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। दोनों चीज़ें क्या होंगी, चेंज होंगी। उसके लिए ग्राफ जो था कर्व लाइन था। बॉयल्स लॉ को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आता है। अब देखें, यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट आउट की, हम सी पॉइंट से दोबारा ए पॉइंट की, मतलब जब आपने उसमें से हीट जो है, जो इस प्रोसेस के दरमियान उसके ही अंदर हीट एंटर हुई थी, इस प्रोसेस के दरमियान उसमें से हीट जब वो लीव करेगी, वो अगेन अपना जो वॉल्यूम है उसमें कमी आएगी। उसके वॉल्यूम ए सी पॉइंट्स पे आ गया था काफ़ी ज़्यादा, देखें यहाँ से, देखें ज़ीरो से यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका था वॉल्यूम। अब दोबारा जब वॉल्यूम पॉइंट यहाँ पे गया तो वॉल्यूम डिक्रीज़ नहीं हो गया, दोबारा अपनी इनिशियल स्टेज पे आ गया वॉल्यूम भी इनिशियल स्टेज पे आ गया। और जो प्रेशर था उसका वो भी पी ए से हमने स्टार्ट किया था, वो भी कहाँ पे आ गया, अपनी इनिशियल स्टेज पे। खैर ये मैं आपको साइक्लिंग में बताता हूँ, क्या आप जस्ट ये समझें कि ये आइसोथर्म का ग्राफ है। अब साइक्लिक प्रोसेस को बेटा आप लोग ऐसे समझें कि कुछ ऐसे प्रोसेस जिसमें हम किसी इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करें, ठीक है। लेट्स, हमने स्टार्ट किया साइक्लिक में, बहुत आसान है। कोई इनिशियल स्टेट हमने ली थी, उसी इनिशियल स्टेट से हमने काम स्टार्ट किया, अपने फाइनल स्टेट पे गए। फाइनल स्टेट पे जाने के बाद हम अगेन वापस घूम के कहाँ पे आ गए, इनिशियल स्टेट पे। मतलब जहाँ से हमने काम स्टार्ट किया था वहीं पे वापस आ जाएं और ये प्रोसेस रिपीट होता रहे, इसको हम कहेंगे साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। अब साइक्लिक प्रोसेस को स्टडी करने के दो अलग अलग मेथड। सबसे पहला मेथड हम लेंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज स्टडी करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज के लिए आप याद रखें, सबसे पहला गैस के अंदर जो काम हो रहा होगा वो होगा आइसोकोरिक पे। अब बेटा ये क्यों ऐसे करेंगे, ये आप लोग मुझे इसका आंसर देंगे। मुझे नहीं पता आप लोगों को किस टीचर ने करवाया, बताया कि नहीं बताया। दूसरा जो प्रोसेस होगा वो होगा आइसोबैरिक पे। तीसरा जो काम होगा वो होगा बेटा आइसोथर्म पे। अच्छा,
बिल्कुल सेम यही स्टेप है, हमने आइसोबैरिक कोरिक से स्टार्ट किया और आइसोबैरिक पे गए, आइसोथर्म पे गए, अगेन घूम पे इस पे चले जाना है आइसोकोरिक पे। ये चीज़ हमने साबित करनी है। हम कैसे साबित करेंगे? ये 3 ग्राफ्स आपके सामने हैं, इन ग्राफ्स को मैं एक बार ड्रा कर लूँ। अच्छा बच्चों, ये ग्राफ आपके सामने थे, मैंने इन ग्राफ्स को क्या किया, जस्ट कंबाइन करके सबसे पहला ग्राफ उठाया आइसोकोरिक का, क्योंकि प्रोसेस ऐसे ही स्टार्ट किए थे, साइकिल बनाना था हमने एक। उसके बाद दूसरा ग्राफ मैंने उठाया आइसोबैरिक का, उसको उसके पॉइंट से मिला दिया, बी पॉइंट से स्टार्ट होता सी पे, उसको जस्ट वैसे ही ड्रा कर दिया। और आइसोथर्म का ग्राफ उठाया सी से स्टार्ट हो गया ए पे। मैंने क्या कहा, हमने आइसोकोरिक से स्टार्ट करना है और आइसोबैरिक और आइसोस की तरफ जाना है। इसका मतलब है ये आइसोकोरिक का प्रोसेस है, इसे हम मूव किसकी तरफ करते हैं, आइसोबैरिक की तरफ। तो इसका जो एरो के निशान है वो डाउनवर्ड होंगे, मतलब आइसोबैरिक के ग्राफ की तरफ, ठीक है। अच्छा, तो ये तो मुझे नहीं पता कि आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही, फिर भी मैं अपने बेस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद बेटा हमने आइसोबैरिक से आइसोथर्म की तरफ जाना है। इसका मतलब है ये आइसोबैरिक का प्रोसेस है और ये लाइन आइसोथर्म को शो करती है, तो एरो का निशान इस तरफ को हो जाएगा। अगेन हमने आइसोथर्म से वापस किस तरफ जाना है, आइसोकोरिक की तरफ, क्योंकि हमने एक साइकिल डेवलप करना है। अच्छा, तो इसके एरोस के निशान जो होंगे वो आइसोथर्म से आइसोकोरिक की तरफ। देखिए आपके सामने, अगर गौर से आप नोट आउट करें तो ये एरोस जो हैं, ये जहाँ से मूव करना हमने स्टार्ट किया, घूम के हम वापस वहीं नहीं आ गए। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम जहाँ से स्टार्ट करें और वहीं पे वापस आ जाएं, उसको हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। इसमें जो की होने वाली चेंजेस थी उसको भी हम देख लेते हैं। आइसोकोरिक का जो प्रोसेस था ना, उसमें हमने प्रेशर हमने चेंज किया था और जो वॉल्यूम था उसको हमने कांस्टेंट रखा था। अब इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या था कि कोई ना कोई जो सिस्टम में से हीट है ना, वो क्या हो रही थी, निकल रही थी, लीव कर रही थी सिस्टम में से हीट, ठीक है। अब हीट अगर ना निकलती और जो मॉलिक्यूल्स थे वो टकराते रहते, टकराने की वजह से जो पिस्टन था उसको फोर्स मिलती और पिस्टन क्या करता, अपवर्ड मूव कर जाता। ऐसा ही करता है, पिस्टन अपवर्ड मूव करता तो कांस्टेंट वॉल्यूम ना रहता और इसकी वजह से जो हमारा प्रोसेस था वो पहले स्टार्ट पे ख़राब हो जाना था। इसका मतलब है जो आइसोकोरिक टर्म है, यहाँ पे जो हीट है Q1, ये सिस्टम में से निकलती है, लीव करती है सिस्टम को। यहाँ पे नहीं मैं ड्रा कर रहा, डायग्राम गंदी हो जाएगी, यहाँ पे ड्रा करके बता दिया। आइसो में देखते हैं, आइसोबैरिक में हमने कांस्टेंट प्रेशर रखना है, प्रेशर बिल्कुल कांस्टेंट। अब प्रेशर को कांस्टेंट रखने का मेथड क्या है, अगर तो मॉलिक्यूल गैस के आपस में टकराते रहते हैं, एनर्जी लूज़ करते रहते, एक वक्त आता उनमें जान ही नहीं बचती, प्रेशर कम हो जाता, हमारा आइसोबैरिक को स्टडी कर ही नहीं सकते थे। इसका मतलब है कि आइसोबैरिक पे प्रोसेस में हम कोई ना कोई नॉर्मल हीट, अमाउंट ऑफ हीट जो है ना सिस्टम को देते रहेंगे, ताकि वो अपना जो प्रेशर है वो क्या रख सके, कॉन्स्टेंट रख सके। आइसोथर्म आइसोथर्म के लिए बेटा वही है कि हमने जो है सिस्टम को हीट प्रोवाइड की हुई है। अब अगर तो सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते जाएंगे, करते जा रहे, तो आइसोथर्म को हम स्टडी नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है, सेम टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, सेम। और सेम टेम्परेचर के लिए क्या है कि इसमें से हीट जो है वो निकलती जाएगी, थोड़ी थोड़ी करके बाहर एक्सप्लेन होती जाएगी। एक प्रोसेस में हीट पहले निकली, फिर एंटर हुई, फिर निकली। बड़ा जनरल सा कॉन्सेप्ट है, मुझे नहीं पता कि आप लोग नहीं समझ पाएंगे कि समझ पा रहे हैं। आपने इस ग्राफ को समझना इन 3 ग्राफ्स की हेल्प से, ठीक है। अब चलते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ, ये थी इसकी थ्योरी। अच्छा बच्चों, आप लोगों को जिस टीचर ने भी पढ़ाया उन्होंने आपको बताया होगा कि जब हम किसी साइक्लिक प्रोसेस की बात करते हैं तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है उसका चेंज किसके बराबर होता है, ज़ीरो के बराबर। मतलब वो अपने आप को कंपनसेट उन्होंने किया होता है, कुछ एनर्जी पैदा हो रही होती है, कुछ यूटिलाइज हो रही होती है, बट उसका जो चेंज है वो किसके बराबर रहता है, ज़ीरो के। जिसने भी आपको पढ़ाया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स आपको पता है, E इज़ इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब हम स्मॉल चेंजेस की बात करेंगे तो इसलिए डी साथ पुट आउट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस में अभी मैंने आपको बताया चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होता है, ज़ीरो के। तो जहाँ पे डी ई लिखा है इसकी जगह आप ज़ीरो पुट आउट कर दें, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू बचा। यहाँ से जो डी क्यू था इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव साइन हो जाएगा और डी डब्ल्यू पॉजिटिव। देखिए बेटा, अभी आपके सामने जो ग्राफ बना था उसमें एरोस के निशान कुछ यूँ थे, मीन यूँ, यूँ एंड यूँ। अब देखें जो घड़ी है आपकी वो कैसे घूमती है, उसकी डायरेक्शन इस तरफ को होती है, ऐसा ही। इट्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, तो इसको हम कहेंगे काउंटर क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसका मतलब है ये वाली जो हमने डेरिवेशन की है ये किस साइक्लिक प्रोसेस के लिए की है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए। तो ये हमें बताता है कि एंटी क्लॉकवाइज में जो हीट की चेंज थी वो नेगेटिव है, मतलब हीट उस सिस्टम में से कुछ ना कुछ निकल रही है और उस सिस्टम के ऊपर जो काम है वो किया जा रहा है। बस इसका मतलब यही है। आपको ये साइन का, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये साइंस के बारे में बताया होगा।
ठीक है, मैं नहीं ज़्यादा एक्सप्लेन करता। अच्छा, अगर ये तो थी काउंटर क्लॉकवाइज, अगर वो इस तरह घूमने ना घूमे बल्कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही होती, तो बेटा इनके साइन की कन्वेंशन चेंज हो जानी थी। साइन क्या होने थे, डी क्यू के साथ पॉजिटिव साइन और डब्ल्यू के साथ नेगेटिव साइन। इसका मतलब था इस वक्त कोई ना कोई हीट सिस्टम को दी जाती और वो सी हीट जो थी काम करने में इस्तेमाल हो जाती। ठीक है, अब इसके ये फिज़िकल मीनिंग्स थे। ये था साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में हमने किया क्या, जस्ट एक चीज़ साबित की है कि आइसोकोरिक से स्टार्ट किया और आइसोबैरिक आइसोथर्म स्टडी करके दोबारा कहाँ पे आ गया, आइसोकोरिक में, और उसकी जो हीट सिस्टम के साथ हीट कंटेंट्स थे वो कैसे चेंज किए वो बता दिए। अब हम चलते हैं अच्छा बच्चों, अब हम चलते हैं फ्री एक्सपेंशन की तरफ। ठीक है, फ्री एक्सपेंशन बहुत आसान है, साइक्लिक से बहुत ज़्यादा आसान है। फ्री एक्सपेंशन में करना क्या है, फ्री एक्सपेंशन का आप ना एक कंटेनर ले लें। ठीक है, लेट्स सपोज कि ये कंटेनर है, इसकी एक साइड को ना आप किसी सक्शन पंप की मदद से, ठीक है, किसी वैक सक्शन पंप का काम क्या होता है कि किसी एरिया में से हवा को निकाल देता है बाहर। एक साइड पे आपने गैस के मॉलिक्यूल जो है ना उसको कैद किया हुआ है, गैस को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में। ठीक है, दूसरी साइड को आपने सेपरेट किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ बैरियर, और उसमें से जितनी भी हवा थी वो निकाल दी है और इसको क्या बना दिया है, वैक्यूम पंप। ठीक है, वैक्यूम का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। अब जो चीज़ आपने करनी है वो ये करनी है, फ्री एक्सपेंशन देखनी। फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या है, फ्री एक्सपेंशन का मतलब ये है कि अगर गैस इनिशियली कंटेनर की एक साइड पे है और आप उसके दरमियान में जो बैरियर है उस बैरियर को हटा दें, तो आप देखेंगे गैस का एक न्यू बिहेवियर कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो थे बिल्कुल क्लोजली थे पैक्ड, उन्होंने क्या फ़ौरन रश कर दिया दूसरी साइड पे और वो पूरे कंटेनर में फैल गए। अब इसका रिज़ल्ट क्या निकला, जब वो एक साइड पे थे इनके दरमियान में जो स्पेस थी वो कैसी थी, कम थी, स्मॉल स्पेस थी। बट जैसे ही हमने वो बैरियर हटाया इनके दरमियान में स्पेस क्या हो गई, लार्ज। और लार्ज चीज़ को हम क्या कह सकते हैं, एक्सपेंड हो जाना, बड़ी हो गई है। इसी को कहते हैं फ्री एक्सपेंशन, जिसमें किसी भी तरह की एनर्जी की यूटिलाइजेशन नहीं हुई और गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान में जो स्पेस है उसमें क्या हो गई है, इंक्रीजमेंट। ये था बेटा फ्री एक्सपेंशन। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं क्या है। अच्छा, मैथमेटिकल फॉर्म में बेटा फ्री एक्सपेंशन में आप लोगों ने जो चीज़ याद रखनी है कि आप लोगों ने बाहर से किसी फैक्टर को इंक्लूड नहीं करना, मतलब हीट को आपने इंक्लूड नहीं करना, ये टोटल फ्री है। ठीक है, अपने आप पे हो रहा है ये प्रोसेस। इसकी मेन मिसाल परफ्यूम है। आप लोग अपने कपड़ों पे परफ्यूम लगाते हैं लेकिन आप जहाँ जहाँ से गुजर रहे होते हैं उन तमाम लोगों को आपके परफ्यूम की ना खुशबू आ रही होती है। क्यों, कि गैस के मॉलिक्यूल्स उस जगह को छोड़ के अपनी मर्ज़ी से जा रहे होते हैं। ठीक है, ये भी फ्री एक्सपेंशन का एक प्रोसेस है, लेकिन हम उसी तरह पढ़ेंगे जो हमें बुक वालों ने बताया। अच्छा, अब जब उसके ऊपर इसका मतलब है फ्री है तो उसके ऊपर कोई काम भी नहीं किया जाएगा। ये दोनों फैक्टर क्या होंगे, ना ही कोई हीट एंटर की जाएगी ना ही कोई काम किया जाएगा, ये दोनों फैक्टर ज़ीरो होंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, इंटरनल एनर्जी हीट प्लस टी क्यू, यहाँ पे इन दोनों की जगह पे ज़ीरो ज़ीरो पुट आउट कर दें तो बेटा एक बड़ी क्लियर एक चीज़ आपके सामने आई है कि इंटरनल एनर्जी की वैल्यू जो है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर है। याद रखना ये एमसीक्यू है। फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज भी किसके बराबर है, ज़ीरो के। और जो साइक्लिक प्रोसेस था उसमें भी जो इंटरनल एनर्जी का चेंज था वो भी किसके बराबर था, ज़ीरो के। तो दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो मैंने आपको बता दी है। अच्छा, अब ये तो था उसमें। अब टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी का रिलेशन चलें रहने दें, इस आर्टिकल में टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी का रिलेशन मैं आपको नहीं कन्फ्यूज़ नहीं करता, यही काफ़ी है प्रोसेस आप लोगों के लिए। देखते हैं आपकी एमबीडी की बुक पे अगर कोई नई चीज़ है तो। अच्छा बच्चों, ये एमबीडी की बुक का मैं देख लूँ इसमें कोई नई चीज़ आप लोगों के बारे में बताई हो तो। ये साइक्लिक प्रोसेस विच ऑपरेशन फ्रॉम इनिशियल स्टेट एंड आफ्टर नंबर ऑफ ऑपरेशंस, वही बात करता है कि साइक्लिक प्रोसेस में एक इनिशियल स्टेट से हमने स्टार्ट किया, बहुत सारे काम हमने रास्ते में किए। एक बच्चे को घर से सौदा लेने भेजा, ठीक है, वो वापस आता आता लड़कों के साथ खेल भी आएगा, ठीक है, अपने भी दो चार काम कराएगा, वापस घूम फिर के फिर घर आ जाता है। इसको साइक्लिक प्रोसेस कहा जाता है। और ये डायग्राम मैंने आपको अलग-अलग करके बना के दिखाई और ये कैसे इकट्ठी होकर बनी है ये मैंने बता दिया। ये उन प्रोसेस जो होते हैं उनका डिटेल मैंने आपको बताई, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्म, कि ये इसी एक्सपेंशन के साथ होंगे, इसी एक सीक्वेंस के साथ होंगे। ये फार्मूलाज भी मैंने आपको बताए और ये नेगेटिव साइंस के बारे में बताया कि जब काउंटर क्लॉकवाइज होता है वर्क की वैल्यू के साथ क्या वैल्यू होती है और हीट के साथ क्या होती है, सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। कोई क्वेश्चन हो तो बेटा आप लोग पूछ सकते हैं। अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।